वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को सीटेट अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रहे हैं और हमने अपने सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक थे और जितनी भी हमारी पैडागोजी थी, जितने भी उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको बहुत डिटेल में समझा। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट की अब हमारी सीरीज चल रही है लास्ट में, इसका बेनिफिट आपको तभी सबसे ज़्यादा होगा जब आपने सब कुछ देख रखा है। तो जैसा कि अब हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हमारा 6th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम फिर से साइंस सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, एक तो ये प्लांट सेल के अंदर होती है। जितने भी पादप वर्ग के प्लांट होते हैं ना, उनके सेल के अंदर सेल वॉल होती है। और साथ में ये जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है ना, ये बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी, शैवाल, जीवाणु, ईस्ट, जो फंगाई वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं, क्योंकि हम जो ह्यूमन हैं वो जंतु वर्ग के अंदर ही आते हैं, एनिमल के अंदर ही आते हैं। और जितने भी एनिमल वर्ग के होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, उनमें खाली सेल मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखिए, प्लांट सेल और ये जो बैक्टीरिया, एल्गी, ईस्ट, फंगाई, ये सब हैं, इनके अंदर ही सेल वॉल होती है। बाकी जो एनिमल वर्ग के होते हैं, एनिमल कैटेगरी में जो आते हैं, उनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, वहाँ पर खाली सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल वॉल इनमें क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये इनको मदद करती है सपोर्ट देने में, शेप देने में, इसलिए ही इनके अंदर सेल वॉल होती है। तो यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछ रहा था जिसके अंदर सेल वॉल है। एक ऐसा सबसे छोटा सजीव बताना है कोशिका भित्ति वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज। ऊष्मीयमान की एसआई इकाई क्या है, ये हमें बतानी है। नोट्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, किलो जूल पर केजी। याद रखिए, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैलोरी, जूल पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी, ये सब ऑप्शन नहीं है। आंसर है आपका किलो जूल पर केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कैलोरीफिक वैल्यू का जो एसआई यूनिट होता है, ऊष्मीयमान का जो एसआई इकाई होती है, वो किलो जूल पर केजी होती है, किलो जूल पर केजी। और देखिए, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, ऊष्मीयमान होता है, ये क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं और जलने पर वो जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, जितनी हीट वो देता है, वही उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। ये हमने पढ़ा था। इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। और ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे ऐसा ही इस किस में होता है, आपका मिल्क में भी होता है। जब मिल्क से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो वो भी आपका फर्मेंटेशन ही होता है, किण्वन होता है। जहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और यही रासायनिक परिवर्तन जो शुगर को अल्कोहल में बदल रहा है और जो दूध को दही में बदल रहा है, वो आपका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन सीएनजी और एलपीजी अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं, ये हमें बताने हैं। कंप्लीट कंबस्शन, पूर्ण दहन क्या होता है? जब सब्सटेंस पूर्ण रूप से जल जाता है, पूर्ण रूप से अपनी हीट को बाहर निकालता है, तो वो आपका कंप्लीट कंबस्शन, पूर्ण दहन होता है। तो सीएनजी और एलपीजी को जलाने पर आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो होता है आपका CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर CO नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट कंबस्चन के समय होता है, जब पूर्ण दहन नहीं होता। जैसे कोयला, लकड़ी वगैरह को जब हम जलाते हैं और वो सही से नहीं जल पाती, जो धुआं निकलता है, तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी वजह से ही कभी कभी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें घुटन महसूस कराती है। खाली CO2 नहीं निकलती, पानी भी निकलता है, वो H2O भी होगा। और जो SO2 यहाँ पर दे रखी है ऑप्शन नंबर 1 में, ये तो नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और ये एसिड रेन के समय होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अवलोकन वर मेड बाय स्टूडेंट ABCD व्हेन दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ऑन ड्राई लिटमस पेपर, सूखे लिटमस पत्र पर। 4 बच्चे हैं ABCD, उन्होंने सूखे लिटमस पत्र पर, लिटमस पेपर पर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, खाने के सोडा को रब करा और हमें बताना है कि किसकी ऑब्जर्वेशन सही है। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट, किस विद्यार्थी द्वारा किया गया जो अवलोकन है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, सही है, किसने अवलोकन सही किया है, हमें यहाँ पर ये बताना है। देखिए जो आपका बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका वीक बेस होता है, क्षारक होता है। और हमने पढ़ा था जो लिटमस है, जब वो क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो लाल पत्र को नीला कर देता है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है लिटमस, मतलब आपके अम्ल के साथ रिएक्ट करता है लिटमस, तो वो आपके ब्लू को लाल कर देता है। अब क्योंकि ये क्षारक है, बेस है, तो ये लाल को नीला करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पहले स्टूडेंट ने बिल्कुल सही अवलोकन किया है, कलर चेंज टू ब्लू, और दूसरे केस में कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ब्लू लिटमस है, और जब मैं इसको क्षारक के साथ रिएक्ट करूंगी तो ये तो ब्लू ही रहना है, तो नो चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट ने भी ऐसा करा है, लेकिन उसका जो ब्लू वाला है उसमें उसने लिख दिया है कलर चेंज टू रेड। यहाँ पर रेड चेंज में कलर नहीं होगा क्योंकि ये क्षारक है, बेस है, और बेस जो है वो लाल को नीला करता है, नीला तो नीला ही रहेगा। तो इसलिए पहले वाले स्टूडेंट ने जो ऑब्जर्वेशन की है, अवलोकन किया है, बिल्कुल सही किया है। अभी अगर बेकिंग सोडा के स्थान पर यहाँ कोई एसिड होता, कोई अम्ल होता, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता? उस केस में आपका बी वाले स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन सही हो जाती। लाल पत्र पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं, कलर चेंज टू रेड हो जाता तब। लेकिन यहाँ पर क्षारक है, तो पहले वाले स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पहले स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो प्रतिजैविक होते हैं किसके उपचार में प्रभावी होते हैं, ये हमें बताना है। देखिए जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, जब हमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तब हम इनको लेते हैं, जीवाणुनाशक होते हैं, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए है ना, ये वायरस से होती है, विषाणु से होती है, तो यहाँ हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, ये हमारी लीवर में कोई परेशानी हो जाती है उसकी वजह से होता है। डेंगू हमें मच्छर से होता है और ये भी हमें वायरस से होता है। और ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये हमें जुकाम खांसी वगैरह होता है, ये भी हमारा वायरस से होता है, विषाणु से होता है। और विषाणु के केस में हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं लेते, एंटीबायोटिक हमारे जीवाणुनाशक होते हैं। जब हम बैक्टीरिया से इफेक्ट होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो हैज़ा है, कॉलेरा है, ये हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, तो इस केस में हम एंटीबायोटिक लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, PET बॉटल। देखिए जो PET है ना, पैट है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जिन्हें हम जब गर्म करते हैं तो वो बड़ी आसानी से थोड़ा पिघल जाते हैं, और जब हम उनको ठंडा करते हैं तो वो फिर से हार्ड हो जाते हैं। फिर से हम दोबारा गर्म करेंगे तो वो फिर से पिघल जाएंगे, और ठंडा करेंगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएंगे। तो वो बार बार उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो PET जो होता है वो भी हमारा एक थर्मोप्लास्टिक ही होता है, जिससे हमारी बॉटल और जार्स बनते हैं। आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग इडेबल आइटम। PET इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट का एक सुपरिचित प्रकार हमें यहाँ पर बताना है। देखिए जब हम पैट को, पॉलीएथिलीन को, ये हमारी जो एक प्रकार की प्लास्टिक है, इसको जब हम चीज़ों को, खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं तब तो ये PET कहलाता है, पैट कहलाता है। लेकिन जब हम इसे कपड़े की तरह यूज़ करते हैं, फाइबर की तरह यूज़ करते हैं, तो उस समय ये पॉलिएस्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, पॉलिएस्टर। अब देखिए मैंने 2 तरह के प्लास्टिक की बात की, एक तो की थर्मोप्लास्टिक, वो तो मैंने आपको बता दिया। एक होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, उनमें जब उनको हीट करते हैं तो वो चेंज नहीं होते, वो हार्ड ही रहते हैं, जैसे स्विच वगैरह होते हैं, उनमें आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। और जो आपकी बेकेलाइट, मेलामाइट, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि बेकेलाइट और मेलामाइट क्या है, वो भी आपके थर्मोसेटिंग ही होते हैं। लेकिन जो ये PET है और इसमें जो इसका PET है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है। और जो आपकी पॉलीथीन वगैरह हो गई, वो भी आपकी थर्मोप्लास्टिक होती हैं, जिनको हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती हैं, और जब ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर अदर फॉर्म PET को जब हम कपड़े की तरह यूज़ करते हैं तो वो आपका पॉलिएस्टर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण है ये हमें बतानी है, जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही हैं वो हमें बतानी है। देखिए, दो ऑप्शन में ऑक्सीजन दे रखा है और ऑक्सीजन तो कभी भी हमारी वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गया। देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये एसिड रेन के लिए होती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका पौधागर प्रभाव होता है उसके लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, साथ में जो वाष्पीकरण होता है, आपका जल वाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, वो भी जिम्मेदार होती हैं, और जो मीथेन होती है ये गैस भी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द गैस विच फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज। गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है वह है। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हम कोयला वगैरह वुड वगैरह का पूर्ण रूप से दहन नहीं करते, इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, इंसान का दम घुटने लगता है, बिकॉज ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसकी वजह से दम घुटना महसूस होता है। इसलिए पहले ज़माने में कहा जाता था कि जो लोग गर्मी लेने के लिए ठंड के समय कोयले को थोड़ा जला लेते थे और अपने आसपास रख लेते थे, तो उनसे कहा जाता था कि आप कोयले को बंद कमरे में मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो गैस बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे दम घुटने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्थक्वेक्स इज नॉट करेक्ट। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम। देखिए, जो भूकंप तरंगे होती हैं उनका रिकॉर्ड ही सिस्मोग्राफ कहलाता है, और यहाँ पर ये कह रहा है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम, और सिस्मोग्राम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो गया, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। जो हमारी रिक्टर स्केल होती है वो लीनियर नहीं होती बट लॉगरिथम होती है। जी हाँ, वो रेखित नहीं होती बल्कि लघु गणित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। द सिस्मिक वेव जो ओरिजिनेट करती हैं वो फोकस से ओरिजिनेट करती हैं, ये बात भी सही है। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो केंद्र से उत्पन्न होती हैं, ये बात सही हो गई। द रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, भूकंप अभिलेख बोलते हैं। तो ये बात भी सही है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। निम्नलिखित में से किस समूह को राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जा सकता है, ये हमें बताना है। इसके बारे में हमने टॉपिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। राइजोबियम हमारा बैक्टीरिया होता है जो मदद करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, और ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये हमारे प्लांट की ग्रंथियों में पाया जाता है, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में, तो रूट नोड्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये मदद करता है प्लांट को नाइट्रोजन पहुंचाने में, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते। तो ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, सॉइल तक नाइट्रोजन को पहुंचाता है, और ये प्लांट तक नाइट्रोजन को लेकर जाता है। बाकी जो ये राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट के आसपास पाया जाता है, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर वगैरह, तो उनकी ग्रंथियों में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम भी कहलाता है, ये हमें बताना है। तो ये आपको याद रखना है, सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो रेयॉन होता है इसको हम कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पेडागोजी से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की प्रमुख विशेषता है, ये हमें बताना है। इट इज़ एम्ड एट एनहेंसिंग प्रैक्टिकल स्किल। देखिए, टीचर यहाँ पर आकलन कर रहा है, बच्चों के बारे में पता कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, और फिर उनको सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना, प्रैक्टिकल स्किल को बढ़ाना एम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, जो एंड ऑफ द
द ईयर में होता है वो आपका सम्मेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक आकलन होता है, जिसमें सारी समस्याएं सबसे लास्ट में ही पता लग पाती हैं। लेकिन जो रूपात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें टीचर बीच बीच में फीडबैक लेता रहता है और बच्चों की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन उनको देता रहता है। इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर। जी हाँ, यह प्रकृति में निदानिक होता है। ये यही तो होता है, बच्चों की समस्याओं का पता लगाना ही तो डायग्नोस करना हो गया, और यही हमारा असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है साइंस में या हर सब्जेक्ट में, कि बच्चे की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाना। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है, सेशन के बीच बीच में ही पता लगाते रहते हैं। लेकिन सम्मेटिव जो आपका योगात्मक होता है उसमें खाली एंड में पता लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इन साइंस रेफर टू। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। देखिए, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच होती है, रचनावाद उपागम होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी स्किल होती है, सृजनात्मकता कौशल होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। बच्चों को नए नए अनुभव प्रदान किए जाते हैं, बच्चों से नए नए नाटक कराए जाते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह कराई जाती हैं, ताकि बच्चा अपने आप को खुलकर पेश कर सके, सामने प्रस्तुत कर सके। तो यही हमें बताना है कि साइंस में किस और संकेत करता है। प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि कमज़ोर छात्र जो हैं उनको सहायता प्रदान करना, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। मैथमेटिक फार्मूला इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, गणितीय सूत्रों को लगाना उनकी समस्याओं में, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू स्टूडेंट, जी हाँ, छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना, नए नए अनुभव प्रदान करना, उनसे नाटक वगैरह कराना, किसी भी तरह से उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना। जी हाँ, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू। विज्ञान शिक्षण में जो परियोजना पद्धति होती है डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, जी हाँ, इसीलिए हम करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से काम करने को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट मेथड में यही तो होता है, टीचर रिसर्च वर्क देता है और बच्चे वैज्ञानिक तरीके से खुद से सोचते हैं, खुद से करते हैं। तो प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, वैज्ञानिक तरीकों से काम करने को बढ़ावा देना ही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे 15 के 15। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।